गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ शिल्पा राउत और आशीष बहेती पिछले शो से बने हुए हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले और शेर खान के जतिन गेड़िया भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। और बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो मेहमान होंगे। फंडामेंटल आउटलुक पर बात होगी प्रकाश दीवान के साथ और टेक्निकल टेक्सचर समझने के लिए बात करेंगे मितेश ठक्कर से। लेकिन इससे पहले एक बार ज़रा मार्केट का रुख करते हैं। निफ्टी इस समय एकदम फ्लैट लाइन टेरिटरी में, सिर्फ एक पॉइंट नीचे। हालांकि मिड कैप में अच्छी खासी बाइंग वापस लौट रही है। मिड कैप इंडेक्स 1/3% ऊपर, एडवांस डिक्लाइन काफ़ी स्ट्रांग है। तो स्टॉक स्पेसिफिक की बात करते हैं। टॉप गेनर बंधन बैंक करीब करीब 9% ऊपर अभी भी। उसके अलावा नाल्को करीब 4% ऊपर, एनएमडीसी 3%, सेल, टाटा स्टील, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर, इन सब में बाइंग है। बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर तेज़ी है। मंदी है कमिंस में, इस समय करीब करीब 4-4.5% नीचे। सिप्ला करीब करीब 1.5% नीचे। एचडीएफसी एएमसी में करीब 1% की बिकवाली। उसके अलावा बर्जर पेंट्स, वोडाफोन आइडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको हल्की सी गिरावट दिखाई देगी। वीरू जी हाँ मनोज, तो ये थी अब तक की छोटी सी समरी। अब ये ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। अमोल अठावले जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, जतिन गेड़िया जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके हमारे साथ हैं। नमस्कार आप सभी को। जतिन, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? जो पहला ट्रेड होगा वो बीएचईएल में होगा। तो हमें लगता है कि बीएचईएल में अभी तक कोई अपसाइड नहीं हुई है और रिसेंट का जो फॉल था वो मेरे को लगता है कि एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल से स्टॉक होके हमें लगता है कि अपसाइड की तरफ एक रैली बननी चाहिए। तो बीएचईएल में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है ऊपर में ये 288 तक का एक अपस्विंग जनरेट कर सकता है और इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा अराउंड 268 का। तो बीएचईएल पहली पिक रहेगी। दूसरी पिक रहेगी वो मेटल स्पेस में से वेदांता में रहेगी। तो वेदांता एक अप ट्रेंड में है। रिसेंट का 4 से 5 दिनों का जो करेक्शन आया था वो अराउंड अपने 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल पे रुक के फिर से फ्रेश स्विंग ऑन दी अपसाइड जनरेट कर रहा है। तो हमें लगता है कि एक अच्छा अप मूव हमें देखने मिल सकता है। तो वेदांता में बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 492 का और टारगेट रहेंगे 523 और 535 के। ओके, दो ट्रेड्स आपके हो गए यहाँ पे। मेटल्स एक 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 एक, एक हो गया मेटल स्पेस से वेदांता। अमोल, आपके दो ट्रेड्स। अमोल, आपके दो ट्रेड्स। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। मुझे एक जिंदल स्टील एंड पावर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है। 1000 रुपीज के आसपास मैंने पिक किया था पोजिशनल है। इसमें आई थिंक 1060 1070 के टारगेट निकल के आ रहे। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 975 पे। एक करेक्शन पूरा करता हुआ दिख रहा है स्टॉक, और यहाँ पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। आई थिंक ये रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है तो जिंदल स्टील एंड पावर में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। दूसरा मैं नायका के साथ जाना चाहूंगा 193 के आसपास। ये भी पोजिशनली है। 207 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। 189 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। एक 3-4 वीक का बड़ा करेक्शन स्टॉक ने पूरा किया है। रिवर्सल फॉर्मेशन है, लेवल्स भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। अगर ये 189 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक आने वाले दिनों में अब टेक्निकल बाउंस बैक स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए शिल्पा जी के पास चलते हैं और उनकी फ्रेश ट्रेड्स लेते हैं इस समय। शिल्पा जी बताइए। पहला ट्रेड रहेगा मेट्रोपोलिस फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 2 to 6। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी सेटअप बहुत पॉजिटिव है। 2 to 40 के स्टॉप लॉस से डील के स्टॉप लॉस आप लॉन्ग बने रहिए। मुझे लगता है 2330 से लेकर 2350 आपको वेरी क्विकली आते हुए मिलेंगे। दूसरा मेरा रहेगा मेटल सेक्टर से एनएमडीसी में। एनएमडीसी फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 234। तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आप 230 का स्टॉप लॉस रखिए। पहला टारगेट रहेगा वो 240 का रहेगा। इसके ऊपर जाता है तो 244 से 248 के भी लेवल्स आएंगे। ओके, चलिए एनएमडीसी यहाँ पर अच्छे मूव्स। आशीष बहेती जी, आपकी दो ट्रेड्स। जी अनुज जी, पहला जो ट्रेड रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि एक आईटी में अच्छा रिवर्सल आया और मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट बेस्ट प्लेस्ड है उसे चेज करने के लिए। तो 5200 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 5400 का पहला टारगेट और 5500 के दूसरे टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक हमें जो अच्छा लग रहा है वो रैमको सीमेंट्स का। इसमें भी 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। ऊपर लेवल पे थोड़ा सा सस्टेन नहीं हो पा रहा है, बट हमें लग रहा है आज शायद ये ब्रेकआउट सस्टेन कर पाएगा। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। स्टॉक ने गिरावट में भी 20 डेमो को अच्छे से हेल्ड किया था,
यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 855 का एक एसएल मेंटेन करे, 885 का पहला टारगेट और 895 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, रैमको सीमेंस 67 पे आपका बाय कॉल है। जरा निफ्टी देखिए स्क्रीन पे आइएगा, करीब करीब 25,000 की ट्रेजेक्ट्री। अभी छोटा सा डिप आया था फ्रॉम 25020, वो एब्जॉर्ब हुआ 2490 पे। वो डिप भी रिलायंस ने स्पॉन्सर किया था, लेकिन वो स्ट्रेंथ भी अब रिलायंस स्पॉन्सर करता हुआ। एक बार कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट और रखिएगा, उसको थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करते हैं। रिलायंस 2759 पे और कंट्रीब्यूटर्स प्लीज़। और एक बात ज़रा आप लिख आइएगा, LNT आज पुल बैक देता हुआ, इन्फोसिस, टाटा स्टील। तो मतलब जिस प्रकार की आप ब्रेथ विद इन निफ्टी देखना चाहेंगे वो है इस वक्त। HDFC बैंक को देखते हैं। HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे 1654, ये थोड़ा सा बैकफुट पे ट्रेड कर रहा है और आज का हाई कल का हाई सिमिलर, वही ट्रेजेक्ट्री पार नहीं हुई है अब तक, और वो है एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। आशीष बहती जी, आपकी रीडिंग इस वक्त HDFC बैंक पे क्या कह रही है? परसों बहुत स्ट्रॉन्ग पुल, सर कल बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, बट डिफाइंड मार्कर्स के बीच में 100 डेमा से पुल बैक था, 50 जमा पे जाके अरेस्ट हो गया। अभी क्या कर रहे हैं आप इस पर? जी, एक अच्छा बेस बनाने का अटेम्प्ट किया है HDFC, और जो गिरावट थी वो 1630 का जो जोन है वहां पे एक अच्छा बेस बन गया है, लेकिन थोड़ा सा आज वापस 0.5% की करीब गिरावट है। और जिस सबसे बैंक निफ्टी में सुबह से सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक बार वेट एंड वॉच करे। अगर किसी को लॉन्ग जाना है तो शायद कोटक बैंक में अच्छा कल के बाद आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिल रहा है, तो वहां पे एक बार पोजीशन बनाई जा सकती है। किसी के पास अगर लॉन्ग है तो 1630 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे HDFC बैंक में। ओके, तो ये इस समय HDFC बैंक पर व्यू। मार्केट बहुत फ्लैट एकदम, मतलब थकाने वाला मार्केट, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, टर्म यूज़ कर रहा हूँ। टाटा केमिकल्स, कल भी बात हुई थी कि बैन में आया स्टॉक और उसके बाद इतना चला, आज फिर कंटिन्यू कर रहा है। इस पर ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि बैन में था, बैन में है रादर इसके लिए, लेकिन मूव्स अच्छे हैं यहाँ पर। डिवीज लैब्स में शानदार मूव्स हैं। सिप्ला में क्या हो गया 2 दिन से, लेकिन सिप्ला 2 दिन से इतनी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाने वाला स्टॉक और 2 दिन से कोलैप्स कर रहा है यहाँ पर। यहाँ क्या इंटरेस्टिंग है शिल्पा जी, ये क्या ब्रेकडाउन है सिप्ला में? जी बिल्कुल, मुझे लगता है 1600 के नीचे इसका एक अच्छा ट्रेंड चेंज होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर 1580 का ये एक क्लस्टर है मैक्सिमम, अगर 1580 होल्ड नहीं करता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर डाउन से टूवर्ड्स 1520 से लेके 1460 ये जो बैंड इसमें आपको जाते हुए मिलेगा। तो अगर किसी ने ऑलरेडी लिया है, होल्डिंग है, तो आप 1580 का टाइट स्टॉप लॉस रखिए, या फिर फ्रेश शॉर्ट के लिए आप 1580 को ब्रीच करने का इसका वेट कीजिए। मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें वीकनेस बढ़ने वाला है। ओके, चलिए अब हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि वो इस समय क्या मार्केट में बाय सेल कर रहे हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, इस समय कोई नया स्टॉक निकाला क्या, कोई अच्छी थीम? नहीं अनुज, मार्केट जिस प्रकार के वॉलेटिलिटी से गुजर रहा है, लेने की हिम्मत जल्दी हो नहीं रही। ऑफ कोर्स ये नहीं कह रहा मैं कि मौके नहीं है, मौके हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सोच समझ के स्टैगर्ड फैशन में लेना पड़ेगा। मेटल्स की जो रैली है एक बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। हमने उस टाइम जब बात नहीं हुई हमारी 15 दिन से, बट ये जो मूव चाइना के स्टिमुलस को लेके आया है अनुज, ये हो सकता है कि ग्लोबली इसकी एक्सेप्टेंस बढ़े, क्योंकि जो यूएस में माहौल है, जो यूरोप में एक रिवाइवल सा दिख रहा है, सॉफ्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सेक्टर में है, बट वो हर सेक्टर में आने से पहले धीरे धीरे ही शुरुआत होती है। सो वो जो रिवाइवल है उसको लेके अगर कमोडिटीज में थोड़ी सी एक्साइटमेंट बिल्ड होनी शुरू होती है, तो आपको नॉन फेरस यानी जो आयरन को छोड़ के बाकी चीजें हैं, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इन सब चीजों में, और खास करके जो एल्यूमिना के सेटअप को देख के हो रही है कि सप्लाई लिमिटेड होती जा रही है धीरे धीरे। आपके पास जो सप्लाईज आ रही थी अफ्रीका से, वेस्ट अफ्रीका से, वो घटती जा रही है। तो चाइना के पास है नहीं और चाइना को भी इम्पोर्ट करनी पड़ी। तो नाल्को देखिए आप, नाल्को पिछले 4 दिन से बहुत बढ़िया एक एक्यूमुलेशन फेज से गुजर रहा है, और मुझे लगता है ये दौर काफी लंबा चल सकता है। ऑफ कोर्स पिछले 1 साल में डबल हो चुका है, सब कुछ है, लेकिन अर्निंग्स जो अब आएंगी वो मुझे लगता है जस्टिफाई करेंगी। और पी मल्टीपल भी आप ज्यादा दे नहीं रहे एक्चुअली, मेरे ख्याल से इन द मेटल स्टॉक से शायद एक पी मल्टीपल के तौर से सबसे सस्ता स्टॉक भी माना जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जा सकता है।
ये इसमें डिवीज लैब्स में क्या हो रहा है आपके हिसाब से? एक वन वे रैली और जब से निफ्टी से बाहर निकाला गया ऐसा लग रहा है इसको पंख लग गए हैं बिल्कुल लिटरली। आज भी देखिए बड़ा मूव यहाँ पर, कोई व्यू स्टॉक पर? तो डिवीज में जो अनाउंसमेंट्स आए पिछले आप समझिए 1.5-2 महीने में, जो इश्यूज की वजह से इस पे लगाम लगी हुई थी, वो सारे इश्यूज एक एक करके सॉर्ट आउट, और जो अपॉर्चुनिटी अब फाइनली डीवीज के पास, अगर आप टोटल एग्रीगेट में देखें कि इसके पास जो मॉलिक्यूल्स की, जो एक्सपेंशन की जो अपॉर्चुनिटीज इन्होंने दिखाई हैं, दर्शाई है कि भाई ये अब विजिबल हो गई है, उस वजह से ये आपको 4-4,500 से ये जो 6,000 का जो मूव दिखा है, ये मेरे हिसाब से एक क्वार्टर में, आप ये मानिए एक क्वार्टर में इस टाइप का मूव देखना बहुत जल्दी होता नहीं है, मुमकिन होता नहीं है। लेकिन डीवीज के न्यूज फ्लो को देखें, जो डेवलपमेंट्स है, जो चीजों की वजह से नीचे आया था, वो अब उससे बेहतर होकर निकल के आई, उभर के आई। तो आई थिंक फ्रॉम हियर ऑन ये कंसोलिडेशन जो हुआ है, उसके बाद बहुत बढ़िया एक आउट परफॉर्मेंस रहेगी। ईटीएफ्स में एलोकेशन ना होने की वजह से थोड़ा सा एक्टिव फंड्स में पार्टिसिपेशन जाए, और सबसे ज्यादा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की जो बाइंग हुई है, जो पिछले आप अक्टूबर के महीने में अगर देखें तो जो एग्जैक्टली एफआईज ने बेचा है माल, वो डीआईज ने लिया है, तो डीआईज से क्या लिया है, तो ये सब चीजें ज्यादा ली हैं, और यहाँ से मुझे लगता है अभी भी इसमें आपको आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद रहेगी। जो ल्यूपिन और सन फार्मा ने चाल चली थी पिछले साल, वो आपको शायद इस साल डीवीज दिखा पाए, अगले 12-15 महीने की बात करें। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये टीसीएस के नंबर्स की रीडिंग आपको कैसी लगी, और एक आई थिंक कंक्लूजन, हम टीसीएस के नंबर्स अगर निकालना हो, और टीसीएस के नंबर्स और उस पर स्ट्रीट का रिएक्शन, और उस पर इस बात को भी आई थिंक रखते हुए कि हम आईटी में फ्रॉम आई थिंक जून एक बड़ा मूव देख चुके हैं, बाजार का रिएक्शन आपको कैसा लगा, और इस रीडिंग के आधार पर अब कैसे अप्रोच करना चाहिए रेस्ट ऑफ द आईटी को फॉर दिस एंटायर अर्निंग सीजन? नमस्कार वीरू। ये टीसीएस के नंबर ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें, एक दो चीजें झलक के आई। पहली चीज तो ये है कि डिसअपॉइंटमेंट मार्जिन्स की हुई। जो मार्जिन्स थोड़े से घटे हैं, वो उम्मीद नहीं थी कि इतने घट जाए, मतलब मार्जिन घटेंगे ये नहीं उम्मीद थी, मार्जिन फ्लैट रहेंगे ये उम्मीद थी। और उसका कारण भी सबको पता था कि जो बीएसएनएल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जहां से अब ज्यादातर काम आ रहा है, इस क्वार्टर आया है, शुरुआत हुई है, वो लार्जली लो मार्जिन बिजनेस है, वो लॉन्ग रनवे है। मतलब वो आप सोचिए, ये काम भारत नेट वाला जो काम है, ये कम से कम 1.5-2 साल तक आराम से चलेगा, बहुत बड़ी रेवेन्यू जनरेशन पोटेंशियल वाला है, लेकिन मार्जिन सॉफ्ट रहेंगे। उस लिहाज से मार्जिन पे एक्सपेक्टेशन थी कि फ्लैट रहेंगे, लेकिन गिरावट भी आई। जो इंटरेस्टिंग चीज है टीसीएस के नंबर में भी, वो ये है कि नॉर्थ अमेरिका के मार्केट से, और वो भी खास करके बीएफएसआई, जो एक 35% कोर बिजनेस आता है जहां से इन कंपनियों को, उसमें एक लेग अप आया, उसमें एक इंप्रूवमेंट आया है, 0.9 से मार्जिन 1.6 पे आया। मेरे ख्याल से ये चीज मार्केट को पसंद आई है, इसलिए मार्केट इतनी मायूसी नहीं दे रहा। और आपको ये जो रिएक्शन दिख रहा है, ये इसलिए भी है कि कुछ टाइम से, जैसे आपने सही फरमाया, चल चुके हैं स्टॉक्स। इन्फोसिस तो इससे भी ज्यादा चला है, तो अगर वहां कोई डिसअपॉइंटमेंट आती है तो गिरावट भी वैसे ही ज्यादा आएगी। टीसीएस में एक्सपेक्टेशन बहुत नहीं होने की वजह से कोई खास डिसअपॉइंटमेंट नहीं आई, और नॉर्थ अमेरिका के इंप्रूवमेंट की वजह से एक सहारा मिल गया। यहाँ से करना क्या है, आई डोंट थिंक इसमें बहुत कोई एक्साइटमेंट होगी। एक बॉटमिंग आउट इस क्वार्टर में इंडिकेट हुई है। दिसंबर का क्वार्टर जनरली बाय एंड लार्ज थोड़ा सॉफ्ट रहता है, क्योंकि छुट्टियां बहुत होती है, फरलो और ये सब चीजें होती है, और इलेक्शन, यूएस इलेक्शन के आउटकम की वेट करने के बाद आपके पास एक ठोस व्यू बनने की क्षमता रखेंगे आप कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे आ रहे हैं, नए ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं। वो सब दिसंबर जनवरी में अटकलें लगनी शुरू होगी, तब तक ये रेंज बाउंड रहेगा। और मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई बहुत तगड़ा मूव आपको इसमें दिखेगा। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म बेसिस पे चीजें अच्छी हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन एलोकेशन अभी करना है। सवाल अगर ये है तो जवाब ये है कि दिसंबर जनवरी तक आप इसमें वेट कर सकते हैं। ओके, टीसीएस पे और साथ ही साथ रेस्ट ऑफ द आईटी पे आपने प्रकाश सर का व्यू सुना यहाँ पे। अच्छा प्रकाश सर, एक दो पॉकेट्स और जिस पर मैं आपका व्यू चाहता हूँ। गोल्ड के प्राइसेस ऑलमोस्ट आज 76,000 के रेंज में हैं। हमने तमाम ज्वेलरी कंपनियों के स्टॉक्स में एक मूव देखा, आईपीओ से सरापोर रहा ये पूरा स्पेस। बट टाइटन जहाँ पे और भी सेगमेंट्स हैं लाइक वॉच, हाईवेयर, उसको कंसिडर करते हुए, और साथ ही साथ गोल्ड प्राइसेस को कंसिडर करते हुए, और आने वाला पूरा का पूरा ये फेस्टिवल और मैरिज सीज़न,
ये प्राइस आफ्टर आई थिंक पिछले 4-5 दिन के डिप के बाद लग कैसा रहा आपको टाइटन पे? तो देखिए, टाइटन एज अ कंपनी अगर आप देखें तो बड़ी यूनिकली प्लेस्ड है। आप कल्याण ज्वेलर्स या स्काई को, सेट को, या ये कोई चीजों को कंपेयर करना शुरू करें तो थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है, क्योंकि जैसे आपने कहा, टाइटन का जो पोर्टफोलियो है, उसकी जो डाइवर्सिटी और जो रिचनेस है, और मैं ये भी बता दूं आपको कि जो काम तनिष्क में जेम्स उस पे जेमस्टोन्स पे हो रहा है, उसको लेके मुझे लगता है कंपटीशन अभी तो तैयार भी नहीं। तो ऑफ कोर्स सारी सेक्टर में एक री रेटिंग शुरू हुई है, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस आपके बढ़े, और जो खास करके गोल्ड लेके बैठते हैं, इन्वेंट्री जिनकी है, उसमें आपने देखा कि छोटी कंपनीज, त्रिभुवन दास, ये वो टीवीजेड, इस टाइप की कंपनीज में एक बहुत बड़ा मूव भी आपने देखा। लेकिन मेरे मेरे हिसाब से अगर आप देखें ऑन एन ऑर्गेनिक बेसिस, मतलब और बिजनेस पर्सपेक्टिव से, आप गोल्ड प्राइस को, मैं गोल्ड प्राइस पे अटकल इसलिए भी नहीं लगा पाता क्योंकि मुझे जो कमोडिटी समझ नहीं आती। मेरी बेट सिल्वर पे ज्यादा रही है, गोल्ड पे कम रही है। लेकिन टाइटन के केस में जब, जहां तक मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो पी मल्टीपल्स हैं, उसमें कोई टाइप की सेलिंग अगर बड़ी ना आए तो ये पी मल्टीपल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो ये हमेशा एक, ये मतलब एशियन पेंट्स है ज्वेलरी सेगमेंट का, पेंट कंपनी जितनी आए नहीं आए, इनोवेशन करते रहे, बिरला का वापस आए, लेकिन एशियन पेंट्स को कोई आज आती नहीं है। और अनुज आपके साथ है शो पे, समझ सकते हैं क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये जो रेजिलियंस है, टाइटन को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। हाँ, टिप्स वाले दिन करिए, पिछले हफ्ते जो आपको 2-3 दिन अच्छे मौके मिले, सुनहरे मौके हैं। फेस्टिवल सीजन के सेल्स ठीक ठाक होंगे, कोई खास इसमें इससे एक्साइटमेंट इतनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉट ऑफ इट इज पेंसिल्ड, मतलब ऑलरेडी हमने उसको फैक्टर इन कर दिया। अगर कुछ सॉफ्टनेस रही तो कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी होगा, लेकिन जो हो रहा है उससे ज्यादा कुछ हो जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता। बट टाइटन एट 3400 3450 इज अ गुड बेट, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये फेस्टिवल सीजन का व्यू नहीं है, ये थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू है कि बाकी के प्रोडक्ट्स भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे, इंक्लूडिंग उनके साड़ी का बिजनेस। देखिए आप, वो छोटा सा बिजनेस था, लेकिन वो भी अब हर जगह दिखना शुरू हो गया, तनेरा नाम से जो करते हैं। सो आई थिंक ये बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो आप ले रहे हैं, सिर्फ ज्वेलरी या गोल्ड नहीं ले रहे, उसकी वजह से नहीं ले रहे, इसमें कई चीजें हैं और सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं। मार्केट डे हाई पर निफ्टी में लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी, करीब करीब 90 पॉइंट की रिकवरी इस समय निफ्टी में आपको दिखाई देगी। तो शानदार मूव्स इस समय आपको यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा प्रकाश जी, बंधन बैंक क्या आज की रैली को ट्रस्ट किया जाए? यहाँ पर काफ़ी फॉल स्टार्ट्स रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वैल्यूएशन वाइज कंसिडरिंग 1 टाइम प्राइस टू बुक पर है ये स्टॉक 1.1 टाइम्स, और अब एक नया एमडी एंड सीईओ, आरबीआई की अप्रूवल 3 साल के लिए, क्या भी होगा इस पर? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है अनुज बंधन बैंक में, जो मतलब वो भेड़िया आया वाली चीज कई बार हो चुकी है, इम्प्रूवमेंट आते हैं, लेकिन ये जो दो डेवलपमेंट आज एक साथ आए हैं। एक तो ये कि जो आरबीआई की जो ऑडिट वो लगाई थी इस पे क्रेडिट गारंटी वाली स्कीम्स के, उसके तहत जो क्लैरिटी आई है कि भाई कोई इस टाइप की मिस अप्रोप्रिएशन नहीं हुआ है और सब्सिडाइज कॉस्ट ऑफ फंड्स के एलोकेशन में, तो एक एक बहुत बड़ी पॉजिटिव वहां से आती है कि ये एक ओवरहैंग चला गया। दूसरा, जो बैंक के लीडरशिप में जो एक वो था कि भाई घोष साहब के जाने के बाद कौन संभालेगा बागडोर, तो ये बहुत केपेबल इंसान को एक वो मेरे हिसाब से मिला। मैं उनको पर्सनली तो ऑफ कोर्स नहीं जानता, लेकिन जो क्रेडेंशियल्स समझ आए हैं पढ़ के जान के, उससे साफ जाहिर है कि वेस्ट बंगाल की फेमिलियरिटी, एक बड़ी बैंक, दो बड़ी बैंक में काम करने का एक्सपोजर, और ये साइड ऑफ क्रेडिट में ही एक्टिविटी होना, ये एक बहुत बढ़िया इसका मिश्रण है। तो मुझे लगता है कि जो इनके क्रेडेंशियल्स का समावेश ये है कि ये अच्छी तरह इसको आगे चला पाएंगे। 150 रुपए के करीब, 152 रुपए करीब कोविड का लो था, तो 200 रुपए के आसपास मिल रहा है, तो ये प्रोबब्ली वन ऑफ द लोएस्ट प्राइस बैंक्स है उस सेगमेंट में। एक ही कैविएट है कि एमएफआई के ऊपर फोकस ना करके ये रेगुलर बैंकिंग पे फोकस करेंगे, तो मेरे ख्याल से ग्रोथ आपको इसमें थोड़ी सी अच्छे मार्जिन के साथ मिलेगी। एनपीए का कोई वो नहीं होगा, क्योंकि एमएफआई एज अ सेगमेंट मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। उसमें कई जिसको कहते हैं अंदर अंदर गड़े मुर्दे निकल सकते हैं आगे चल के, और वो थोड़ा सा डिसेबल कर सकता है ग्रोथ को। बट अदरवाइज आई थिंक इस लेवल पे आई वुड बिलीव बंधन बैंक डेफिनेटली मेक्स फॉर अ गुड बेट। लेकिन ये उन लोगों के लिए है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, उन लोगों के लिए कि जिनको थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला पसंद आता है एक्सपोजर। 204 से लेके आप अगर इसको 250 तक 260 तक रख सकते हैं, तो वहां आपको 180 190 की भी
पॉसिबिलिटी को गुंजाइश उसकी रखनी पड़ेगी। सो दोनों का बैलेंस करके करें तो आई थिंक इट्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड एट दिस पॉइंट। अच्छा, PSU बैंक्स में क्या व्यू है? ये स्टॉक्स क्यों नहीं चल रहे हैं? काफ़ी समय से इन्होंने परेशान किया है इन्वेस्टर्स को। सॉरी अनुज, आई मिस कौन से PSU बैंक्स में देखिए दो चीज है। एक तो जब क्रेडिट ग्रोथ पे आंच आती है तो लैक ऑफ अग्रेशन की वजह से और उनके जो नॉर्म्स हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ये सारे परिबल इस टाइप के हैं कि उनकी ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर बैंक से थोड़ी सी धीमी रह सकती है या एक लैग के साथ आ सकती है। उस लिहाज से देखें तो जो HDFC कोटक को ग्रो होना बाकी है, ICICI एक्सिस ऑलरेडी अच्छे खासे एग्रेसिव मोड में है, और छोटी बैंक जो आपकी इंडसइंड, वो सब जो ग्रोथ के लिए आतुर है कि भाई हमारे पास बैलेंस शीट है और अब हम ग्रो भी कर पाएंगे। PSU बैंक्स में उस टाइप की ग्रोथ क्रेडिट एक्सपेंशन की जगह थोड़ी सी अभी नहीं दिख रही है। कॉस्ट ऑफ फंड्स सॉफ्ट है नो डाउट, लेकिन अब सभी की कॉस्ट ऑफ फंड एक बराबर से होगी। पहले जो PSU बैंक्स को एडवांटेज था वो खास एडवांटेज भी मिल नहीं रहा है। तो आएंगे PSU बैंक से भी समय आएगा, उसमें से भी खास करके जो BOB कैनरा बैंक टाइप जो बैंक्स हैं वो थोड़े से पहले एक्ट कर पाएंगे। बट पहला जो दौर है, पहला चरण है जो वो PSU बैंक्स नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का आएगा, और उस लिहाज से आपने ऑलरेडी वो चाल देखना शुरू हुआ है। मेरे हिसाब से दिसंबर क्वार्टर खत्म होने के बाद आपको PSU बैंक्स में रौनक दिखेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स घटने की भी एक उस करार पे हम आ जाएंगे कि भाई ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगर वो होता है तो PSU बैंक्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। तब तक निम एक्सपेंशन ना होने की वजह से हो सकता है थोड़े से ये साइडवेज। अच्छा प्रकाश सर, एक बड़ा डेवलपमेंट और हुआ फाइनली। आई थिंक सरकार की जो सोच थी, सरकार जिस चीज़ को लेकर चिंतित थी, सेबी जिस चीज़ को लेकर चिंतित था, ये वीकली एक्सपायरीज जो कि एग्जॉस्ट कर रही थी कैपिटल को, अल्टीमेटली अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी थी सारी की सारी। भले ही एल्गो पे पैसा कमा रहे हो, FIs कमा रहे हो, लेकिन रिटेल पैसा लूज कर रहा था, और ये आई थिंक एक वैक्यूम की तरह काम कर रहा था। बट इससे आपका एक्सचेंजेस पे व्यू क्या है, BSE पे व्यू क्या है, आपका ब्रोकरेज कंपनियों पे व्यू क्या है इस वक्त? बड़ा देखिए, ये जो शिफ्ट हो रहा है ना, ये पिछले काफी सालों के ट्रेडिंग पैटर्न को, ट्रेंड को रिवर्स करने की या चेंज करने की, नॉट रिवर्स, चेंज करने की क्षमता रखता है। जो रेगुलेटर्स ने, सरकार ने जो सोच लगाई बहुत ही उम्दा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को पहले आप इन्वेस्टर बनाओ, फिर आप उनको समझ आए तो ट्रेडर बनाओ, और फिर आप उनको ऑप्शंस की तरफ स्पेकुलेटर्स बनाओ। लेकिन हो क्या रहा था कि हमारे यहाँ रिटेल की शुरुआत ही स्पेकुलेशन से हो रही, और अटकलें लगा के आप कुछ भी सोचे समझे बिना ऑप्शंस में पैसा लगा रहे थे, फिर आप बोल रहे थे हम ट्रेडर बनेंगे और फिर इन्वेस्टर बनेंगे। तो ये जो रिवर्स पैटर्न था उसको चेंज करने में ये डेफिनेटली थोड़ा कायम सक्षम रहेगा। इम्पैक्ट क्या है, BSE के पास वॉल्यूम बढ़ जाएंगे। अब बताऊं आपको क्या होता है कि जितने लोग F&O डेली बेसिस पे करने की वो क्षमता रखते थे या एक इंक्लिनेशन रखते थे, झुकाव था उनका, वो अब छोटी स्टॉक्स पे भी फोकस करना शुरू करेंगे। तो जो आप ये देखिएगा पेनी स्टॉक्स में कितनी डिमांड, मेरे को ऑलरेडी कितने मैसेजेस आ गए पिछले एक हफ्ते में कि कोई पेनी स्टॉक बताइए। अब पेनी स्टॉक हम लोग को ऐसा तो है नहीं कि चुन के वो ट्रैक करते हैं कि पेनी स्टॉक्स ही ढूंढने, लेकिन ये जो वर्ग है इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का, उनके लिए उनकी एपेटाइट ये सब छोटे वाले थोड़े से स्टॉक्स में ज्यादा है, जहाँ पे वॉलेटिलिटी रहे, हाई बीटा रहे। तो वो सारे आपके जो माइक्रो कैप्स, नैनो कैप्स हैं, वहां पे आपको एक्टिविटी ज्यादा होती हुई दिखेगी, और वो BSE को फायदा इसलिए हो जाता है कि NSE के कंपैरिजन में वहां पे नंबर ऑफ स्टॉक्स लिस्टेड इस श्रेणी के ज्यादा है। दूसरी चीज जो ब्रोकिंग साइड में है, उसमें जो नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, जिसके पास अपना पैसा है वो पैसा लगाए और वो कमाए गवाए जैसे भी करे, लेकिन मार्जिन फंडिंग करके, लेवरेज करके जो हो रहा था वो उसमें काफी गिरावट, काफी कटौती हुई है। उससे ये होगा कि ब्रोकिंग कंपनीज को अपने मॉडल्स को वापस जो एकदम जीरो ब्रोकरेज पे आए थे, अब वो धीरे धीरे ब्रोकरेज चार्जेबल शुरू करनी पड़ेगी, और अलग अलग प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे जहाँ पे फीस का वेरिएशन आ सके। और एक दौर आएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस वापस आने लगेगा, सिर्फ ब्रोकिंग पे नहीं रहेगा। सो जो बड़ी कंपनीज है, आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई उसमें क्यों नहीं इंप्रूवमेंट आ सकता। और कुछ कंपनीज हैं जिनके नेटवर्क्स हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अपने आप को फ्लेक्स नहीं किया या बहुत ज्यादा ग्रोथ के पीछे भागे नहीं है, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। ब्रोकिंग कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बड़ी कंपनीज है उसमें अगर आप देखें जिनके मॉडल्स बहुत डाइवर्सिफाइड है, जैसे JM फाइनेंशियल ब्रोकिंग में तो बहुत समय से है, लेकिन ब्रोकिंग के साथ साथ जब आप स्टॉक लेते हैं
तो आप उसमें लेंडिंग बिजनेस लेते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस लेते हैं, एसेट मैनेजमेंट बिजनेस लेते हैं। सो इस टाइप की कंपनीज को आप चुनिए जहां पे ब्रोकिंग एक बड़ा एलिमेंट है, बट सिर्फ एक एक्सक्लूसिव एलिमेंट नहीं है कि भाई उसमें कुछ Alright. गिरावट आई तो रुक गया, वैसा ना हो। बिल्कुल। ओके प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हैव अ गुड वीकेंड। थैंक यू। मितेश ठक्कर के पास चलते हैं। मितेश, गुड मॉर्निंग, सीजन्स ग्रीटिंग्स मितेश। मितेश, क्या लग रहा है मार्केट देखकर? निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या बॉटम बना या अभी थोड़ा रिस्क लग रहा है मार्केट को देखकर? गुड मॉर्निंग अनुज, आपका और सीएमसी आवास की पूरी टीम को सीजन ग्रीटिंग। मेरे ख्याल से टेम्पररी बॉटम बना है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो 24,700 का जो लो हमने बनाया था 24,750 के आसपास का 9 सितंबर को, उसके बाद वापस उसी लेवल्स के आसपास आके एक बाउंस बैक दिया है। परंतु जब तक 25,350 25,400 के लेवल्स क्रॉस नहीं होते, मेरे को लगता है कि ये मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा और शायद वापस से 24,750 के लो को न सिर्फ टेस्ट करेगा बल्कि हो सकता है कि एक नीचे का लो भी बनाए। ओके। सो आई थिंक वेरी क्लियरली ये मार्केट जो है टेक्सचर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वीक हो गया है और अगर मैं आने वाले कुछ हफ्तों की बात करूं तो सेल एंड राइज का मार्केट रहेगा 25,250 300 और के लेवल्स के आसपास मैं शॉर्ट्स लेना चाहूंगा मार्केट्स में ऑप्शन रूट से। और अगर 25,350 400 के लेवल मिलते हैं तो शायद फ्यूचर्स में भी शॉर्ट करना चाहूंगा। 24,750 एक पहला टारगेट होगा और मुझे लगता है कि इवेंचुअली उसके नीचे के लोज भी देखने को मिल सकते हैं। परंतु बड़ी मंदी या ऐसा लॉन्ग टर्म चार्ट पर रिवर्सल नहीं, हाँ शॉर्ट टर्म में जरूर पे नहीं, क्योंकि हमने पिछले कई महीनों से एक मार्केट्स में नए हाईज लगते हुए देखें तो उसका पूरा करेक्शन प्ले आउट करता हुआ दिख रहा है। ओके। बैंक निफ्टी पर कोई अलग व्यू बन रहा है या बैंक निफ्टी में भी वीकनेस है थोड़ी? बैंक निफ्टी व्यू सिमिलर है। इतना ही है कि जो उसके लेवल्स हैं थोड़े से ऊपर की तरफ है, 52,000 के आसपास है। तो जब तक 52,000 क्रॉस नहीं करते हम लोग तब तक मुझे रिवर्सल नहीं दिखता है। और बैंक निफ्टी में भी बहुत सिमिलर मूव दिया अनुज, अगर आप देखें तो 6 और 9 सितंबर का जो लोस थे करीबन 50,350 के आसपास के, और 7 अक्टूबर के जो लो बनाए वो बनाए 50,200 का। तो आई थिंक वही 50,350 के आसपास के लोस बने, वहीं से हम इतनी तेजी से गिरे थे कि ओवरसोल्ड होकर बाउंस बैक दे रहे हैं। परंतु मुझे लगता है कि ये जो अभी जो लास्ट कुछ दिनों का मूवमेंट है बाउंस बैक ही प्ले आउट कर रहा है और 52,051 के बीच में इसमें काफी सेलिंग देखने को मिलेगी और वापस इन लोस को टेस्ट करना चाहिए। तो दोनों ही इंडाइसेस में व्यू शॉर्ट टर्म में करेक्टिव है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में मितेश क्या पिक्स होंगी आपके इस समय? और कुछ आइडियाज हैं। मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर खास करके अगर आप ऊपर से देखें तो 30, 35, 40% का करेक्शन देने के बाद पहली बार साइंस दिखा रहा है कि अभी इनमें एक बॉटमिंग प्रोसेस चालू हो गई है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बीईएल का जो स्टॉक है उसने 265-70 के आसपास मल्टीपल टाइम्स जाके लोज बनाए हैं। मुझे लगता है कि वो एक बॉटम आउट होना चालू हो गया है, तो अक्यूमुलेट करना चालू करें। रिवर्सल या ऊपर में मोमेंटम आएगा जब ये स्टॉक 295-300 के लेवल्स क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद एक अच्छी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तब तक आपको इसमें अक्यूमुलेशन का चांस है और इवेंचुअली मुझे लगता है कि स्टॉक 330 25-30 के रेंज के बीच में जा सकता है। तो यहाँ पर एक बॉटमिंग सिग्नल्स है। सिमिलरली डिफेंस में दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो HAL है। आई थिंक HAL और मजगांव ड्रॉप दोनों में आई थिंक सिमिलर पैटर्न है, परंतु जस्ट ऑन परफॉर्मेंस बेसिस मुझे लगता है कि HAL ने भी 4150-4200 के रेंज में एक बॉटम बना लिया है और अब ये 4,900 5,000 की रेंज की तरफ जा सकता है। तो इसको भी स्लोली एक्यूमुलेट करें और अगर आप 4300 के आसपास तक गिरावट में एक्यूमुलेट करने की क्षमता रखते हैं तो वहां तक इसको धीमे धीमे एक्यूमुलेट करें और इवेंचुअली 4100 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। 4,950 5,000 आपका टारगेट होगा आने वाले कुछ 4 से 6 हफ्तों के लिए। इसके अलावा जो एक थीम मुझे प्ले आउट करती हुई लग रही है वो है बैटरी मैन्युफैक्चरर्स में। डिस्क्लेमर, एक्साइड मेरे पोर्टफोलियो में एक छोटी क्वांटिटी में है तो यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, परंतु दोनों ही एक्साइड और महाराजा बैटरीज ऊपर से करेक्ट हो चुके हैं और मुझे लगता है कि एक अर्ली साइज ऑफ बॉटमिंग इसमें आ चुके हैं। महाराजा बैटरीज की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे हमने 2-3 बार इसको 1300 के आसपास लो बनाते हुए देखा है, हाईज इसके 1700 के ऊपर के थे, तो अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, टाइम वाइज करेक्शन भी हो चुका है और 1425 का मुझे मेरा इसमें ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। अगर उसके ऊपर चलता है तो ये स्टॉक वापस से एक नई तेजी चालू करेगा जिसके मिनिमम टारगेट होंगे 1575 से 1600 और इवेंचुअली 1700 के हाइस को भी ये टॉप आउट कर सकता है। तो यहाँ पर भी काफी अच्छा पैटर्न बन रहा है और एक्साइड जैसा मैंने कहा कि मेरे पोर्टफोलियो में भी है, थोड़ा सा वेस्टेड इंटरेस्ट है। एक्साइड ने भी आई थिंक अच्छे बॉटम देखे, अब उसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस और इंडिकेटर सारे पॉजिटिव साइड पे हो गए, तो जिसके पिछले हाईज है 580 के क्लोजिंग बेसिस पे, आई थिंक वो इस तरह को न सिर्फ टेस्ट करना चाहिए बल्कि इस बार शायद नया हाई लगाने की क्षमता भी रखता है। यहाँ पर भी स्लोली एक्यूमुलेट करें और 480 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा तो आप 500 से 530 के रेंज में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए मितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। एक शो को यहीं समेटेंगे और उसके बाद कंचन और वीरू आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।